पायल आप ना क्लास में रेगुलर रहा करिए, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स ना सभी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप रोज टाइम पर क्लास में जुड़े और टाइमली आए। लेट आने पे भी प्रॉब्लम यह है कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं भी आ सकती है। चलिए, तो आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक पे हम पिछली क्लास में खत्म कर चुके हैं। हम ट्रूथ टेबल बनाना सीख चुके हैं। जो 5 लॉजिकल कनेक्टिविटी कनेक्टिव्स थे, वो पांचों लॉजिकल कनेक्टिव्स हम पढ़ चुके हैं। एंड और ये इस प्रकार के जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं ना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट पैटर्न्स, जो 1.2 है आपके बुक में। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, टोटोलॉजी किसे कहते हैं, कंट्राडिक्शन किसे कहते हैं, एंड कंटिंजेंसी किसे कहते हैं। बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? आप लोग पढ़ पा रहे हैं? यस सर। ओके, गुड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट पैटर्न किसको कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास जब मैं आपको शुरू किया था तो मैंने बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट को हम एक स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक पी क्यू आर। तो जिस भी मतलब उस लेटर से डिनोट करते हैं ना, सपोज पी इज एन वन स्टेटमेंट, और क्यू इज एन वन स्टेटमेंट। तो ये जो लेटर होता है ना, इस लेटर को हम कहते हैं स्टेटमेंट लेटर। जिस लेटर से, जैसे पी से हम एक स्टेटमेंट डिनोट करते हैं, उसका बाद क्यू से कोई सपोज सेकंड स्टेटमेंट है, तो इस लेटर को हम कहेंगे स्टेटमेंट लेटर। और जब हम इस दो स्टेटमेंट का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, कि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने कुछ कनेक्टिव्स पढ़े थे, एंड हो सकता है, और हो सकता है, इफ देन हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ। तो जब हम इस लॉजिक को हम जब ऐड कर देते हैं ना इस प्रकार के स्टेटमेंट में, तो हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है ना कि लेटर यूज्ड टू डिनोट द स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड द स्टेटमेंट लेटर, एंड द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट लेटर्स एंड द कनेक्टिव्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि पी एक स्टेटमेंट है और क्यू एक स्टेटमेंट है, और मैं बोलूं कि इस दोनों स्टेटमेंट को आप और कनेक्टिव से जोड़ दें, हम इसको इस प्रकार लिखते हैं ना, पी और क्यू। तो ये जो है ना कि दो स्टेटमेंट along with this connective, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न वही आपको यहां पर लिख के बताया गया है कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड द कनेक्टिव्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन कौन सा है? पी एंड क्यू इज द स्टेटमेंट एंड और इज द कनेक्टिव। सो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। और स्टेटमेंट पैटर्न को ही हम स्टेटमेंट प्रोपोजिशन भी कहते हैं। उसके एग्जांपल्स हो गए जैसे पी और क्यू, पी एंड क्यू, या फिर इफ पी देन क्यू, या फिर पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये और नेगेशन ऑफ पी। ये 5 हम लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे इससे पिछली वाली क्लास में। तो इन सभी को हम कहते हैं दिस इज द स्टेटमेंट पैटर्न। चलो, अगर हम एक बार स्टेटमेंट पैटर्न किसको कहते हैं अगर वो हमें समझ में आ गया है, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द लॉजिकल इक्विवेलेंस। और उस लॉजिकल इक्विवेलेंस किसको कहते हैं? देखो, इफ टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल। जैसे हम इन शुरू में एक ट्रूथ टेबल पढ़े थे ना, जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज ट्रूथ टेबल फॉर और, तो हम इस प्रकार से ट्रूथ टेबल बनाते हैं ना कि फर्स्ट कॉलम में पी, सेकंड कॉलम में क्यू, एंड थर्ड कॉलम में पी और क्यू, और इसके जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सभी के लिए हमने ट्रूथ टेबल बनाया था ना। तो इस प्रकार से अगर कोई दो ट्रूथ टेबल है और उसके सपोज मैं पूछता हूं कि ट्रूथ टेबल फॉर पी और क्यू, और दो मतलब 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, सपोज पी एक स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, आर स्टेटमेंट है और एस स्टेटमेंट है। तो मैंने बोला आपको कि मेक ए ट्रूथ टेबल फॉर
P और Q एंड एक दूसरा ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे R और S के लिए। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे कि फर्स्ट रो में R, S एंड R और S। तो अगर यहां पे जो वैल्यूज आए और यहां पर जो वैल्यूज आए अगर दोनों सेम हो तब हम कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न है। जैसे P, हाँ इक्विवेलेंसी हम हमेशा पैटर्न चेक करते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न में चेक करते हैं, ना कि स्टेटमेंट में। केवल P और केवल Q के लिए हम इक्विवेलेंस चेक नहीं करेंगे, हमेशा हम किसके लिए करेंगे? स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। स्टेटमेंट पैटर्न मैंने आपको भी बताया है किसको कहते हैं कि स्टेटमेंट अलोंग विद द लॉजिकल कनेक्टिव्स। जैसे यहाँ पे P और Q है, यहाँ पे R और S है, तो हम इस दोनों के स्टेटमेंट इक्विवेलेंस चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों के जो ट्रूथ टेबल है वो अगर सेम है, बराबर है, जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि अगर मान लो इसके ट्रूथ टेबल, सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे जैसे ट्रू 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 आया और यहाँ भी इसी प्रकार से आ गया, इसके भी ट्रू 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 है। अगर दोनों के ट्रूथ टेबल ट्रूथ वैल्यू सेम है सभी के लिए तब हम कहेंगे कि P और Q इज इक्विवेलेंट टू R और S। ये तीन जो बराबर तीन लाइन के सिंबल है ना, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस। तो टू स्टेटमेंट पैटर्न आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल, जैसे ये ट्रूथ टेबल है ना हमारा, इस ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है कि बराबर एकदम एक जैसा होना चाहिए, इसमें भी सभी के सभी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। देन इफ स्टेटमेंट पैटर्न A एंड पैटर्न B आर इक्विवेलेंट, देन वी राइट A इज इक्विवेलेंट टू B। लॉजिकल इक्विवेलेंस को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। सपोज स्टेटमेंट पैटर्न A है और ये B है और मैं कहूं दिस टू आर इक्विवेलेंट, तो हम इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, तीन लाइन देंगे, ये इक्विवेलेंस का सिंबल है। तो ये था पहला डेफिनेशन जो हमने पढ़ा, वो है स्टेटमेंट पैटर्न का। दूसरा डेफिनेशन जो हम पढ़े हैं उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल इक्विवेलेंस। नाउ अब हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है हमारा तीन टर्मिनोलॉजी, दैट इज टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। ये किसको कहते हैं? तो देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये तीन टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे जो पहला टर्म है हमारा, दैट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी किसको कहते हैं? कि जब सारे रिजल्ट्स ट्रू हों, मतलब ऑल दी ट्रूथ वैल्यूज इन द ट्रूथ टेबल आर ट्रू, a statement pattern whose truth value is true for all possible combination। जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी के लिए अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू आए, मतलब T आए, हम उस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को टोटोलॉजी कहते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ये चीजें हमेशा हम स्टेटमेंट पैटर्न पर चेक करेंगे, ना कि स्टेटमेंट पर। उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑल रिजल्ट्स विल बी ट्रू। एक एग्जांपल है, सपोज P इज ए स्टेटमेंट, इट इज रेनिंग। टोटोलॉजी का एक क्लासिकल एग्जांपल है P और नेगेशन ऑफ P। अब देखो अगर P इट इज ए रेनिंग है तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा? नेगेशन ऑफ P में क्या होता है? हमेशा हम उस स्टेटमेंट में उसका नहीं लिखते हैं, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? इट इज नॉट रेनिंग। अब मैं बोलूं मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर P और नेगेशन ऑफ P। अगर आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? तो ट्रूथ टेबल के लिए हम क्या करते हैं? सारे पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं। तो चलो मैं एक ट्रूथ टेबल बना के बताता हूं आपको P और नेगेशन ऑफ P का। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं कि पहले जो दो स्टेटमेंट इन्वॉल्व है वो दोनों स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ P। हमें ट्रूथ टेबल बनाना किसका है? P और नेगेशन ऑफ P। अब देखो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। अगर P की वैल्यू ट्रू है, हमें पता है ना कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका नेगेशन हमेशा फॉल्स होता है, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? फॉल्स।
उसी प्रकार से अगर P की वैल्यू फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ट्रू। और यही दो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही यही है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, P और नेगेशन ऑफ P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मैंने जब आपको और का, जैसे ये और है ना, इसका कंजंक्शन का जब मैंने आपको बताया था, सॉरी डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाने के लिए जब मैं बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तभी P और Q फॉल्स होंगे, बाकी सभी केस में ट्रू होंगे। यहाँ पे क्या देखो, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो जो P और नेगेशन ऑफ P है ये भी ट्रू हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स होता तभी यहाँ पर फॉल्स होता, लेकिन एक फॉल्स है एक ट्रू है तो यहाँ में ट्रू हो जाएगा। सो दीज आर दी ओनली पॉसिबिलिटीज इस ट्रूथ टेबल में। अब देखो P और नेगेशन ऑफ P का जो ट्रूथ टेबल निकल कर आया है उसमें सभी केस में ट्रू है ट्रू है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज ए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी हम किसको कहते हैं कि जब किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के ट्रूथ वैल्यू ओनली ट्रू आए, उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम टोटोलॉजी कहते हैं। इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि P और नेगेशन ऑफ P इज टोटोलॉजी। ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आई कि टोटोलॉजी किसको कहते हैं और आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आई रेज योर हैंड। एनीवन? योगिता आपको समझ में नहीं आई क्या? यस सर। मैं पूछा हूं कि जिस क्या समझ में नहीं आया आपको, योगिता? योगिता अपना डाउट बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया, फिर मैं समझाऊंगा दोबारा। ओके, और कोई बच्चा जिनको कुछ समझ में नहीं आया, आप कुछ पूछना चाहते हो? सर वो टेबल। टेबल समझ में नहीं आया आपको? यस सर। हाँ तो देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले चीजें आपको ये चीज समझनी होगी कि डिसजंक्शंस के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, जो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल कैसे होता है। कि ट्रूथ टेबल हमेशा हम किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए बनाते हैं। तो मान लो कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया P, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे, और Q एक स्टेटमेंट दिया मैंने आपको, इट इज नॉट मंडे। अच्छा नहीं, ये डे के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं कोई यूनिवर्सली सही स्टेटमेंट देता हूं। सो सपोज P मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र को मैं बस MH लिख रहा हूं, ठीक है। और Q मैंने एक स्टेटमेंट दिया, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे बोलूं मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर P और Q, या फिर सिंपल है कि मैं आपसे P और Q की ट्रूथ वैल्यू जानना चाहता हूं। तो सबसे पहले P की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रूथ वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं? उसके जो स्टेटमेंट है, क्या वह स्टेटमेंट सही है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। तो देखो P जो स्टेटमेंट है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये तो ट्रू है ना कि मुंबई महाराष्ट्र में है, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी T। उसी प्रकार से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसकी भी जो ट्रूथ टेबल हो जाएगी वो हो जाएगी T। अब मैंने आपसे क्या पूछा है कि P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? तो P और Q, दिस इज ए सिंबल ऑफ और। तो किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में अगर और लगा है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एक ही टाइम पर फॉल्स हो सकती है
जब P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो। अगर ये दोनों कंडीशन है तभी P और Q फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी के सभी केस में P और Q ट्रू होंगे। यहाँ पर दोनों ट्रू है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रू होगा। चलो अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस टेबल को समझने में। अब देखो यहाँ पे हमें ना P और नेगेशन ऑफ P का ट्रूथ वैल्यू बनाना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब P और Q दोनों की वैल्यू फॉल्स होगी तभी P और Q की वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी। अब यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है, दूसरे स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स नहीं है ना, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो इसलिए P और नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। बस यही था इस टेबल में। और इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे P और नेगेशन ऑफ P क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न है। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन की ट्रूथ वैल्यू केवल ट्रू हो, देखो यहाँ पे सारे के सारे ट्रू हैं, ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को हम टोटोलॉजी कहते हैं। आई थिंक अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। तो चलो, ये था हमारा पहला कंसेप्ट कि टोटोलॉजी किसको कहते हैं। अब हम आगे दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, इसलिए मैंने आपको बोला है कि रेगुलर क्लास में आओ। क्यों? अगर आपको ये नहीं पता है कि P और Q का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं, या फिर P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर इफ P देन Q का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टेबल बनाने में मुश्किल होगी। चलो, दूसरा जो कंसेप्ट अब हम पढ़ेंगे दैट इज कंट्राडिक्शन। जैसे पहले हमने पढ़ा ना कि टोटोलॉजी किसको कहते हैं, उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे कंट्राडिक्शन किसको कहते हैं। मतलब कंट्राडिक्शन को अगर हिंदी में या फिर मराठी में बोले तो इसको कहते हैं व्याघात। तो अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न है जिसके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन की वैल्यूज फॉल्स आए, मींस ऑल द रिजल्ट आर फॉल्स, उस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। फिर अगेन उसका मैं एग्जांपल इसी से दूंगा आपको कि सपोज P एक स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग, एंड Q इज ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट रेनिंग। तो हमें अब एक P एंड नेगेशन ऑफ P, तो हम Q को मान लेते हैं, ये जो Q स्टेटमेंट है ना, दिस इज नेगेशन ऑफ P। इसको नेगेशन ऑफ P से डिनोट करेंगे। क्यों? अगर इफ P इज इट इज रेनिंग तो नेगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग। अब हम फिर से क्या करेंगे, P एंड नेगेशन ऑफ P का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल के मैं बताया है आपको कि जो दो स्टेटमेंट है उसके लिए दो एक एक कॉलम लिख देंगे। एक है P, दूसरा है नेगेशन ऑफ P, एंड द थर्ड कॉलम विल बी P एंड नेगेशन ऑफ P। तो फिर से अब देखो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर P की वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगर P की वैल्यू फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। यही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब हम इस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग पता करेंगे कि P एंड नेगेशन ऑफ P की वैल्यू क्या होगी। तो जब मैं आपको पढ़ाया था कि P एंड Q की ट्रूथ टेबल हम कैसे निकालते हैं, उसको मैं उस समय मैंने आपको बताया था। अगर एंड की वैल्यू कोई भी, जैसे P एक स्टेटमेंट है और Q एक स्टेटमेंट है, तो P एंड Q की वैल्यू ट्रू तभी होगी जब P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा। अगर ये दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू होगा, बाकी के सभी केस में P एंड Q फॉल्स होंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो P एंड Q की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगर इसके अपोजिट करते हैं, अगर P की वैल्यू फॉल्स है और Q की वैल्यू ट्रू है,
दोनों में से अगर दोनों अलग अलग है तो भी ये फॉल्स हो जाएगी। तीसरा केस क्या है हमारे पास, अगर P की वैल्यू फॉल्स है और Q की वैल्यू भी फॉल्स है तो भी ये फॉल्स होगी। मतलब एक ही कंडीशन है इसके ट्रू होने का, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी जाके P एंड Q दोनों, P एंड Q की जो पैटर्न है स्टेटमेंट पैटर्न वो ट्रू होगा। तो अब अगर हम इस रूल को यूज करें तो अब यहाँ देखो, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। मैंने बताया ना, P एंड नेगेशन ऑफ P को ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होना पड़ेगा, और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसी प्रकार से देखो, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, और यही मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं P एंड negation of P is contradiction। तो इसके लिए सबसे पहला काम है कि आपको ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए। अगर आप ट्रूथ टेबल बनाना आपको आता है तो आप टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हमने सेकंड कंसेप्ट पढ़ा कॉन्ट्राडिक्शन का, ये आप लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड जिनको समझ में नहीं आया। ओके, तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो अब हम एक अपने तीसरे कंसेप्ट में चलेंगे, दैट इज कंटिंजेंसी, मींस नैमित्तिकता। तो आप लोग जैसे जैसे मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूँ ना, आप अपनी कॉपी में इसको नोट करते रहिए ताकि आप इसको घर जाकर रिवाइज कर सकें। नाउ यस, तो आपको कुछ पूछना है? आप हाथ खड़े कर रहे हो? क्लियर हो गया सर। ओके, वेरी गुड। चलो, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा दैट इज कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी में क्या होगा कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसके ट्रूथ वैल्यूज कंबाइंड हो, ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हो, जिसमें जैसे अभी तक हम पहले केस में क्या पढ़े कि पहले केस में था कि सारे ट्रू होंगे, यहाँ पे इसमें क्या है सारे फॉल्स होंगे। इसमें क्या है ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। तो एक ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन वैल्यूज के स्टेटमेंट पैटर्न दोनों हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी। इसका एक ट्रूथ टेबल बना के मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो, यहां पे आपको अब दो स्टेटमेंट दिया गया। सपोज P एक स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग। आप लोग को मेरी हैंड राइटिंग समझ में आती है ना? एंड Q एक अलग स्टेटमेंट है, आई एम वियरिंग ए कोट। आई एम वियरिंग, सपोज मैं रेनकोट लिख देता हूं, आई एम वियरिंग ए रेनकोट। तो ये दो स्टेटमेंट है। अब हमें क्या करना है, P एंड Q का एक ट्रूथ टेबल बनाना है। सो वी हैव टू फाइंड द ट्रूथ टेबल फॉर P एंड Q। तो देखो ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमारे पास तीन कॉलम होनी चाहिए। वो कौन कौन से? पहला कॉलम फॉर स्टेटमेंट P, सेकंड कॉलम स्टेटमेंट Q एंड थर्ड कॉलम इज P एंड Q। अब देखो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, और दूसरा है आई एम वेयरिंग रेनकोट। सपोज आपके क्लास के कुछ बच्चे हैं
तो पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सपोज ये बारिश हो रही है और आप अगर आई एम वेयरिंग ए रेनकोट, अगर आप रेनकोट पहने हुए हो तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर ऐसा हुआ कि बारिश हो रही है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आप रेनकोट नहीं पहने हो तो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा ना। तो हम जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं ना, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन की क्या क्या हो सकता है। अगेन, अब मैं कह रहा हूं कि पहला स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, लेकिन आज बारिश हो ही नहीं रही है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा ना, तो दिस विल बी फॉल्स। अगर बारिश नहीं हो रही है फिर भी आप रेनकोट पहने हुए हो तो ये ट्रू हो जाएगा। एक केस हो सकता है कि बारिश भी नहीं हो रही है और आप रेनकोट भी नहीं पहने हो, यही मैक्सिमम 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ये आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर 2 स्टेटमेंट है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो ट्रूथ और फॉल्स का होगा वो 4 होगा। अब देखो, अब हमें ये दोनों ट्रूथ, ये पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू मालूम चल गई है सभी केस के लिए। तो अब हमारा काम क्या है कि पी एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू निकालना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि किसी भी 2 स्टेटमेंट के लिए पी और क्यू अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तभी पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, बाकी सभी केस में फॉल्स होगी। तो देखो यहां पर ऐसा केस बस एक यही है, इस केस में पी एंड क्यू ट्रू होगा, बाकी सभी केस में ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ट्रूथ वैल्यू बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है। कोई भी 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे और किसी एक स्टेटमेंट पैटर्न, दिस इज ए स्टेटमेंट पैटर्न, तो किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर हम पी एंड क्यू स्टेटमेंट पैटर्न को चेक करें, इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों है। इस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहते हैं कंटिंजेंसी। सो दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिंजेंसी। तो हम टोटोलॉजी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। अब हम चलते हैं आपके टेक्स्ट बुक पे। तो ये 3 कंसेप्ट है हमारे, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। हम टोटोलॉजी को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से और कंट्राडिक्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। और जो टोटोलॉजी या कंट्राडिक्शन नहीं है तो उसको हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं दिस इज कंटिंजेंसी। तो ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंस हमने पढ़ा है, उसके बाद टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी, ये 3 कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया। किसी भी बच्चे को अगर कुछ पूछना हो बीच क्लास में, जब मैं बोलूं पूछने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. जिनको समझ में नहीं आया वो कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके, मतलब अभी तक आप किसी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया है तो हमें अब अगले टॉपिक पर चलना चाहिए। अब हम ऐसा करेंगे कि कुछ स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको कि कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। अब देखो यहाँ पे आपको एक नहीं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न दिया गया है, हम इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल के लिए तो आपको सबसे पहला चीज है जो वो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल मैंने बताए थे ना, किसके किसके, एंड के, और के, इफ और देन के, और इफ एंड ओनली इफ के। इसके ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए आना चाहिए। अगर P और Q 2 स्टेटमेंट है तो P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इफ P देन Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, एंड इफ एंड ओनली इफ P देन Q। इस चारों के आपको आने चाहिए। अभी मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर लूंगा जब हम टेबल बनाएंगे। चलो, तो सबसे पहला जो हमारा
क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है, इसको मैं अलग से बना के बताता हूँ कि इसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे। देखो, अगर इस प्रकार के जब आपको क्वेश्चन दिए जाए ना, जिसमें दो स्टेटमेंट है पी क्यू, आप सिंपली क्या करो, एक टेबल बना लो। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी और दूसरा लिखेंगे क्यू। अब देखो, हमें ट्रूथ टेबल बनाना किसका है, इफ पी देन इफ क्यू देन पी, इस प्रकार का टेबल है। तो हमें हमें ट्रूथ टेबल क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू मालूम होना चाहिए और इसका ट्रूथ वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसका ट्रूथ वैल्यू मालूम करना पड़ेगा अलग से। तो पहले एक हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसके लिए, सो दैट इज इफ क्यू देन पी। पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, फिर हम लास्ट वाले कॉलम का बनाएंगे। तो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन चार होंगे, जब भी मैंने आपको बताया ना, अगर दो स्टेटमेंट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही होंगे, या तो दोनों ट्रू होगा, या फिर ये ट्रू होगा ये फॉल्स होगा, या फिर पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, इफ क्यू देन पी का ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। तो जब मैंने आपको इफ देन स्टेटमेंट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इफ पी देन क्यू की वैल्यू एक ही टाइम पे फॉल्स हो सकती है, कि जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो। मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो और ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो, बस इसी केस में जब इसकी वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, बाकी के सभी केस में इसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो अब मैं केवल ये कंडीशन चेक कर लूं, उसके बाद मुझे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी केस में तो फॉल्स ही होगा। देखो, अब यहाँ पर हाँ हाँ आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहला सेंटेंस स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्यू है और दूसरा स्टेटमेंट पी है। तो आपको चेक करना है कौन से केस में क्यू की वैल्यू ट्रू है और पी की वैल्यू फॉल्स है। देखो वो यहाँ पर है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो वो ये यहाँ, एक मिनट, देखो इस केस में ये यहाँ पे क्या है ना, क्यू, हाँ अब देखो यहाँ पे पहले मैंने पी लिखा है फिर क्यू लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि यहाँ आप पर पूछा क्या गया है। यहाँ पूछा गया है इफ क्यू देन पी, मतलब यहाँ पर पहले पी है, हमें पी की वैल्यू पहले चेक करनी है। तो यहाँ पे पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो बस केवल इस केस में ये फॉल्स होगा। और बस हमें ये अगर मालूम चल गया है कि एक केस में फॉल्स है, बाकी सभी केस में हम ट्रू लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो अब देखो, अब हमें, मैं एक टेबल बनाना आपको सिखा रहा हूं, बाकी टेबल आप खुद बनाएंगे कि हम टेबल बनाने को कैसे आगे प्रोसेस करते हैं। तो अब हमें ये टेबल मिल गया, हमें चाहिए क्या, इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी, हमें ये टेबल चाहिए। तो देखो इस दोनों को हम ना, इस टेबल के लिए हम एक अलग से लिखते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, पी की ट्रूथ वैल्यू चाहिए और इसकी ट्रूथ वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको अलग से यहां से बना के दिखाता हूं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। हमें चाहिए क्या क्या, देखो हमें चाहिए पहले पी, पी की ट्रूथ वैल्यू चाहिए, उसके बाद इफ क्यू देन पी की वैल्यू चाहिए हमें, जो कि हमने अभी निकाला है यहाँ पे। और फाइनली हमें क्या चाहिए, इफ पी देन इफ क्यू देन पी। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है, आराम आराम से समझिए। बस ये टेबल मैं इसी में से एक्सट्रैक्ट करूंगा।
तो यहां से p की वैल्यू सारे लिख देते हैं। तो क्या क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। और इफ q देन p, मतलब ये इस कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पे क्या क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। हमें क्या चाहिए, इफ p, मतलब हमें पहले p की वैल्यू देखनी है और फिर q टेंड्स टू p की इसकी वैल्यू देखनी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि दो स्टेटमेंट में एक ही केस में फॉल्स होगा, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो हमें यहाँ पे वो केस चेक करना है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो वो ऐसा एक भी केस नहीं है। यहाँ पर देखो, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स ये फॉल्स ट्रू। मतलब पहले ट्रू और बाकी फॉल्स कहीं नहीं है। मतलब क्या है, इसमें सारे जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो सारे ट्रू हो जाएंगे। तो वही चीज यहां पर हम लिख देते हैं, दैट इज ट्रू 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 एंड ट्रू। ये अलग से टेबल मैंने बनाया था आपको समझाने के लिए, एक सिंगल टेबल में भी आप बना सकते हो। तो ये है हमारा फाइनली जो हमें चाहिए था ना, वो हमें ये चाहिए। ये सब तो हम अपने सुविधा के लिए किए हैं। जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रूथ टेबल है वो ये है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 टर्म पढ़ाए थे, टॉटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। अब मुझे आप ये बताइए कोई बच्चा कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, दैट इज P टेंड्स टू इफ Q देन P, ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिजेंसी है? कौन बताएगा, रेज योर हैंड। tautology, यस, वेरी गुड। सो दिस इज ए टॉटोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसके जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के जो वैल्यू है ना वो सारे ट्रू है। सो दिस इज अ टॉटोलॉजी। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपके बुक में ये जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं ना, इन सभी एग्जांपल्स के ट्रूथ टेबल आप अगली क्लास में बनाकर आएंगे। सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो अगली क्लास में, क्लास शुरू होने से पहले आप मुझसे पूछेंगे। मैं आपको क्लास में जिस प्रकार से अभी ये ट्रूथ टेबल बना के बताया हूं ना, उसी प्रकार से जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होगा वो मैं अगली क्लास में आपको बना करके बताऊंगा। तो अभी तक हम जितना पढ़े हैं उसमें से किसी को कुछ पूछना, ये ट्रूथ टेबल समझ किसको समझ में नहीं आया, जो अभी ट्रूथ टेबल मैंने आपको बनाकर बताया, वो ट्रूथ टेबल आप में से किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड। सही बच्चों को समझ में आ गया ना? yes sir, गुड, वेरी गुड। तो चलिए हम इस बाकी सभी ट्रूथ टेबल को आपको एज ए होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, अब हम एक पैटर्न पढ़े थे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो मैंने बताया था आपको कि दो स्टेटमेंट पैटर्न अगर इक्विवेलेंट हैं तो उनके जो ट्रूथ टेबल होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। तो यहां पे आपको अब प्रूफ करना है, दिया गया है P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P इफ P टेंड्स टू नेगेशन ऑफ Q। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, पहले P एंड Q के ट्रूथ टेबल बनाने, एंड उसके बाद नेगेशन ऑफ P इफ P देन नेगेशन ऑफ Q, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। अगर दोनों का ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल होगा तब हम कहेंगे कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। चलो मैं एक बना के बताता हूं आपको। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, P एंड Q के ट्रूथ टेबल चाहिए। तो देखो यहां पर देखो, P है स्टेटमेंट P है, दिस स्टेटमेंट Q। अब मैं आपको इसी टेबल से समझाता हूं, मैं अलग से टेबल बनाऊंगा नहीं। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं सेपरेट कुछ एक्सट्रैक्ट करना होगा तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके समझाऊंगा आपको। तो यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, दोनों ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू एंड दोनों फॉल्स। अगर ये दोनों हैं तो पी एंड क्यू ये कॉलम है, तो पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा,
बाकी सभी केस में ये फॉल्स हो जाएगी। अब हमें एक दूसरा ट्रूथ टेबल चाहिए इसका। इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, हमें चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि व्हाट इज द ट्रूथ टेबल फॉर इफ P देन नेगेशन ऑफ Q। तो अलग से एक मैं टेबल बनाता हूं आपको। तो पहला कॉलम होगा P का, दूसरा कॉलम होगा Q का, एंड तीसरा कॉलम होगा नेगेशन ऑफ Q, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर नेगेशन ऑफ Q। और फाइनली हमें क्या चाहिए, इफ P देन नेगेशन ऑफ Q। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो देखो P और Q के ट्रूथ वैल्यू जो हम चार कॉम्बिनेशन हम यही लेंगे। सो दोनों ट्रू, ये ट्रू एक फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, एंड दोनों फॉल्स। अब हमें यहां से क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ Q। तो किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन जो होता है उसके ट्रूथ वैल्यू को चेंज रिवर्स कर देता है। अगर Q ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q फॉल्स हो जाएगा। अगर F ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q F है तो नेगेशन ऑफ Q ट्रू हो जाएगा। अगेन ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इफ P देन Q। बस हमें एक कंडीशन ढूंढना है कि जहां पे P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, उस केस में इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, बाकी सभी केस में वो ट्रू हो जाएगी। तो अब हमें कौन कौन सा कॉलम देखना है, देखो अब हमें इस दोनों कॉलम को देखना है, इस कॉलम को देखना है और इस कॉलम को देखना है। बीच वाले कॉलम का भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों, हमें चाहिए P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो कौन कौन सा केस ऐसा है जहां पे पहला वैल्यू ट्रू है और दूसरा वैल्यू फॉल्स है। देखो यहाँ पे पहला ट्रू है, ये दूसरा फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगेन ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। पहला फॉल्स है दूसरा ही फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अब हमें क्या मिल गए, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। और फाइनली हमें चाहिए क्या, नेगेशन ऑफ दिस। ये जो हमें मिला है ना, इसका नेगेशन चाहिए, मतलब नेगेशन ऑफ इफ P देन नेगेशन ऑफ Q। सिंपल है। अब हमें इसकी वैल्यू पता है और इसी का नेगेशन चाहिए। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, ट्रू फॉल्स फॉल्स। हमें कंपेयर किसको करना था, P एंड Q को और इसको। और P एंड Q की वैल्यू क्या है, ये देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स फॉल्स है। तो दोनों की जो ट्रूथ वैल्यू है वो आइडेंटिकल है। तो हम ये कह सकते हैं कि P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ इफ P देन नेगेशन ऑफ Q। दिस इज द स्टेटमेंट पैटर्न, ये हमें चेक करना था। और मैं जिस प्रकार से आपको अलग से ये टेबल बना के बताया ना, इस प्रकार से आप खुद भी बनाकर चेक कर सकते हैं किसी भी दो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। तो ये आपके होमवर्क है। अगेन इस सारे एग्जांपल्स को आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने में क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो काफी आसानी होगी आपको। तो अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया वो आपको समझ में आया। किसी बच्चे को कुछ पूछना है अभी के एग्जांपल में, रेज योर हैंड। चलो, अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो अब हम एक छोटा सा क्विज खेलेंगे। क्विज का वही नियम रहेगा एज यूजुअल। मैंने आपको बताया है कि मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा वो हैंड रेस, या फिर बच्चे हैंड रेस करेंगे, मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे आंसर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं या फिर और जूम करूं मैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन,
What is the formal name given to a proper combination of statement related and the logic connectives? जब हम स्टेटमेंट लेटर और लॉजिक कनेक्टिव को एक साथ लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेज योर हैंड, कौन आंसर करेगा इसका? एनीवन? अथर्व आप बताओ आंसर क्या होगा ए बी सी डी में? अथर्व बताओ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, चलिए मैं आपके साथ साथ ना थोड़ी सी जल्दीबाजी में है, टाइम भी खत्म होगा, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले सोचेंगे फिर मैं बताऊंगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जब भी स्टेटमेंट लेटर और लॉजिकल कनेक्टिव्स को एक साथ लिखते हैं हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। सो स्टेटमेंट पैटर्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a statement pattern whose truth value is true for all possible combination, हम उसको क्या कहते हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया। कोई बच्चा इसका आंसर कर सकते हो, बताओ कौन करेगा आंसर? ये वेरी गुड, टोटोलॉजी इज द राइट आंसर। टोटोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following symbol pattern is a classical example of contradiction? मैंने contradiction के आपको एक एग्जाम्पल बताए थे, वो कौन सा था? कि जिसके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होंगे। तो मैंने आपको एक टेबल, ट्रूथ टेबल बनाया था ना, P एंड नेगेशन ऑफ P, इसके सभी जो ट्रूथ वैल्यू थे वो क्या थे? फॉल्स थे। इसलिए P एंड नेगेशन ऑफ P इज द एग्जाम्पल ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है? Next question. Two statement pattern A and B are said to be logically equivalent if, दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। पायल आंसर करो इसका। प्रद्युमन क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो यू कैन राइट द आंसर इन द चैट आल्सो, क्वेश्चन नंबर उसका आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्रद्युमन इसका आंसर क्या होगा? Two statement pattern A and B are said to be logically equivalent if their truth table are identical. So this is the right, B is the right answer. Next question. If the priority of logical symbol, which of the following should be evaluated first within a statement? हाँ, ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया नहीं हूं मैं, कि जब मल्टीपल स्टेटमेंट सिंबल हो ना, लॉजिकल सिंबल, तो हम नेगेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कि सबसे पहले हम नेगेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी सिंबल्स को सॉल्व करेंगे। हाँ, if a statement pattern is neither a tautology nor a contradiction, तो हम उसको क्या कहेंगे? Who will answer this? Sama? Sir, answer D. Yes, very good. D is the right answer. So अगर कोई एक स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी या कंट्राडिक्शन नहीं है तो हम उसको कहेंगे दिस इज अ कंटिंजेंसी। सो कंटिंजेंसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, conditional law states that the implication if P then Q is logically equivalent to which of the following? ये हम लॉ अभी नहीं पढ़े हैं, इसको रहने देते हैं। ओके, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे हमें डिस्कस करने के लिए। आज जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो सभी आप लोगों को क्लियर हो गया? तो आप कोई भी बच्चा आज की क्लास के लिए या फिर इससे पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं उसके रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो अभी हमें। आज के हम सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। एनीवन? तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में आने से पहले
आप वो जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए हैं वो सभी होमवर्क आप सॉल्व करोगे। एंड एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ये दोनों एक्सरसाइज आप अपने कॉपी में सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर आप साथ साथ सॉल्व करते चलोगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर आप पेंडिंग रखोगे तो फिर आगे दिक्कत होगी सॉल्व करने में। और साथ साथ जब सॉल्व करोगे तो आप कुछ डाउट क्लास में पूछ सकते हो अगली क्लास में। तो इसलिए ये आप सभी लोगों को ये रिकमेंड किया करता हूं मैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। अब अगली क्लास हमारी अगले वीक में होगी, तो बीच में आपको 2 दिनों की छुट्टी है, तो उस 2 दिनों में आप ये दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं एंड गुड नाइट एवरीवन।